नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह और आप देख रहे हो इनक्रिप्टिकल। आज है डे 16 और आज डे 16 में हम कवर करेंगे लाइनक्स फंडामेंटल पार्ट 3। डे 14 और 15 में हमने कवर किया था लाइनक्स फंडामेंटल के कुछ बेसिक्स पार्ट, जैसे कैसे क्या होता है लाइनक्स, इसकी हिस्ट्री के बारे में, कुछ बेसिक्स कमांड जैसे cd, ls, pwd, रिमूव करना फाइल्स को, ऐड करना, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपने डे 14 और 15 वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो अभी जाके पहले वो देखिए, आपको उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे एडिटर्स कैसे काम करते हैं, प्रोसेस कैसे होती हैं, स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ ऑन स्क्रीन और शुरू करते हैं आज का डे 16। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस वाली वीडियो के लिए मैं ट्राईएकमी का रूम यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको सर्च कर लेते हैं। तो हमें गूगल पे जाके सर्च करना होगा लाइनक्स फंडामेंटल पार्ट 3 ट्राईएकमी, ये वाला रूम आ जाएगा उसके बाद। सो बेसिकली ये एक प्रीमियम रूम है तो आपको फ्री में नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हो साथ में फॉलो करना तो ट्राईएकमी पे जाइए, ज्वाइन कीजिए और इसका सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लेना। कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है, 400-500 रुपये मंथली पड़ता है और बढ़िया एक नंबर चीज़ है। बहुत सारे रूम्स हैं इसमें और हम मोस्टली सब एक एक करके कवर भी करेंगे, पर आप खुद से भी अगर देखना चाहें तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और साथ में फॉलो कर सकते हैं। तो ये है लाइनक्स फंडामेंटल पार्ट 3 का वो रूम, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके लिए देख लेते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि हमने अगर अभी तक देखा जाए तो लाइनक्स फंडामेंटल के जो दो अलग से वीडियोज़ बनाए थे मैंने, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हमने बेसिक्स कवर किए थे और उनको कवर करते टाइम एक परमिशंस वाला भी सेगमेंट आया था जिसको मैंने बहुत बेसिक से कवर किया था और मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं ना लाइनक्स परमिशंस वाला कोई ब्लॉग वगैरह या कुछ ढूंढ लेता हूँ। ये डिजिटल ओशन का मिलता है, इसको देख लेते हैं। हाँ, ये अच्छा है डिजिटल ओशन। सबसे पहले हम देखते हैं परमिशंस होती क्या है। लाइनक्स में जो भी परमिशन होती है वो 3 सेगमेंट में होती हैं। सबसे पहले आता है हमारा यूजर, मतलब वो बंदा जिसने कि उस फाइल को, उस डायरेक्टरी को क्रिएट किया हो, जिसका वो ओनर हो। दूसरे नंबर पे आता है ग्रुप और तीसरे नंबर पे आता है अदर्स। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब इनको एक एक करके देखेंगे। ग्रुप्स में बेसिकली ग्रुप की बात की जाए तो एक लाइनक्स में ना मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ ग्रुप बना दिए, जैसे अगर मैं चाहूँ कि एक IT के लिए अलग से बना दिया, एक HR के लिए अलग से बना दिया, ऐसे करके कुछ अलग अलग परमिशंस लेवल के ग्रुप बना सकता हूँ। तो अगर आप उस यूजर, तो उससे ये होगा कि अगर कोई फाइल या कुछ डायरेक्टरी उस ग्रुप को अलाउ करती है एक्सेस करने के लिए, तो और अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा तो आप वो सारी की सारी फाइल्स, डायरेक्टरी या जो भी चीज़ें वो देख सकते हो, एक्सेस कर सकते हो और जो परमिशन है वो सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद अदर्स आता है। अदर्स में मतलब कि मान लीजिए कि अगर मैंने ये फाइल क्रिएट की है और अदर्स में बाकी सब यूजर्स आएंगे तो उन सारे यूजर्स के लिए क्या मैं परमिशंस देने वाला हूँ। अब बात की जाए परमिशंस की, तो कोई भी फाइल या कोई भी डायरेक्टरी में बेसिकली 3 परमिशंस होती हैं मेनली। सबसे पहले आती है हमारी रीड, दूसरे नंबर पर आती है राइट और तीसरे नंबर पर आती है एग्जीक्यूट। रीड बेसिकली अलाउ करती है कि उस फाइल का कंटेंट या उस डायरेक्टरी, जैसे मान लीजिए एक डायरेक्टरी में 50 फाइल्स हैं, तो अगर मैं उसको लिस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपके पास रीड की परमिशन होना चाहिए। और अगर मैं उसको कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मान लो कि उसको क्रिएट करना, डिलीट करना, एडिट करना, तो उसके लिए मुझे राइट परमिशन होना जरूरी है। और सबसे बाद में आता है एग्जीक्यूट। कुछ फाइल्स या प्रोग्राम्स होते हैं जिनको एग्जीक्यूट करने की जरूरत होती है, जैसे .exe हो गया या कोई और भी एक्सटेंशन हो गया एग्जीक्यूट का, वो अगर आप तभी कर सकते हो अगर आपके पास एग्जीक्यूट की परमिशन है। अब देखेंगे कैसे हम। तो उसके लिए अगर हम चाहें तो कमांड चलाएंगे ls-l। ls बेसिकली लिस्ट के लिए होती है और -l उसको डिटेल में बताता है कि उसके पास कौन कौन सी परमिशन है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप बताओगे, ये वाली कमांड दोगे, तो वो आपको परमिशंस के बारे में बताएगा, जो कि कुछ ऐसे स्टार्ट होगी फाइल का नाम से। इसको देख भी लेते हैं। तो उसके लिए मैं चलो सबसे पहले एक इसका वो स्टार्ट कर लेता हूँ। मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ एटाबॉक्स। तो अगर आप इसको चाहो तो आप या तो एटाबॉक्स से ज्वाइन कर सकते हो या अगर आप चाहो खुद की मशीन से, तो उसके लिए आप इसको VPN के थ्रू कनेक्ट करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और VPN के लिए आपको आपकी प्रोफाइल पे जाना होगा राइट क्लिक करके, और उसके बाद जो भी आपका VPN की फाइल वगैरह वहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे और उसको कुछ नहीं, ओपन VPN वगैरह से नॉर्मल कमांड होती है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। अब इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम, इसको थोड़ा सा होने देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे इसका कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक परमिशंस के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तब तक हमारा ये वाला भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो जैसे मैंने बताया था कि एक भी फाइल को 4 परमिशंस हो सकती है।
तीन परमिशन हो सकती हैं बेसिकली, रीड, राइट और एग्जीक्यूट, और हाइफन होता है नो परमिशंस के लिए। रीड के लिए R होता है, राइट के लिए W और एग्जीक्यूट के लिए X। लाइनक्स ये एक बात तो अच्छी लगती है मुझे कि इसके कमांड और ये आर्गूमेंट और जो भी फ्लैग्स वगैरह बहुत ईजी है, बहुत मतलब ऐसे ह्यूमन फ्रेंडली है कि क्या ही बताऊँ। तो सबसे पहले इस वाले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग दी गई है -R_W_X R-X R-, तो मैक्सिमम ये 10 करेक्टर की हो सकती है। जब से फर्स्ट वाले की बात की जाए तो ये इंडिकेट करता है कि ये कोई नॉर्मल रेगुलर फाइल है। उसके बाद ये 3 जो आती हैं परमिशंस, ये हमारी है ओनर की। उसके बाद ये 3 जो आती है नेक्स्ट, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है हमारी ग्रुप की, और इसके बाद ये आती है अदर्स की। तो इस वाली फाइल का जो भी ओनर होगा उसके पास रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन है। और जिस भी ग्रुप को ये असाइन की गई हो उसने परमिशन सेट की हो कि केवल इसको रीड और एग्जीक्यूट कर सकता है, इसको एडिट वगैरह वो राइट वगैरह नहीं कर सकता। सबसे बाद में आती है अदर्स के लिए, केवल इसको रीड कर सकते हैं, ना ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं और ना ही इसमें कुछ एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इस वाली में भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी अच्छा ब्लॉग है वैसे डिजिटल का, अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हैं उसको। हाँ, अब समझते हैं इसमें कुछ नंबरिंग वगैरह का भी सीन होता है। तो नंबरिंग वगैरह में क्या रहता है कि जैसे 3 परमिशन होती है, जैसे मैंने बताया, रीड हो गया, राइट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब किसी को रीड की परमिशन देना हो तो उसका रीड का जो भी असाइन नंबर होता है वो होता है 4, रीड के लिए होता है 2 और एग्जीक्यूट के लिए होता है 1। तो अगर आप किसी को, अब सिंपल टर्म्स, बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं कि जैसे मैंने बताया रीड के लिए 4 हो गया, राइट के लिए 2 हो गया और एग्जीक्यूट के लिए 1 हो गया। तो टोटल हो गए 4, 2, 6 और 1, 7 नंबर हो गए टोटल। अब मान लीजिए मुझे किसी ग्रुप को परमिशन देना हो कि केवल उसमें रीड और राइट की हो, तो रीड और राइट के लिए तो या तो मैं अगर चाहूँ तो उसके, हाँ, कैसे परमिशन देते हैं वो बाद में देख लेंगे, पहले भी अभी के लिए हम डिजिट वाला फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो अगर किसी ग्रुप को देना हो रीड और राइट के लिए, तो उसको रीड और राइट के लिए देना होगी, तो रीड के लिए जाएगा उसका 4 और राइट के लिए जाएगा 2, 4 और 2 6, तो उसको 6 नंबर की परमिशन जाएगी। और वही अगर मुझे अदर्स में जैसे मान लो इसमें केवल रीड की परमिशन देना है तो उसके लिए 4 जाएगा। और अगर मान लो किसी कंडीशन में अगर मुझे केवल राइट की परमिशन देना हो तो उसके लिए केवल मुझे 2 देना होगा, और अगर राइट और एग्जीक्यूट देना होगा तो 2 + 1 3 हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे करके ये नंबर्स काम करते हैं। जैसे हाँ, यहाँ पे जैसे उन्होंने समझाया 7 प्लस मतलब 4, 2 + 1 ये हो गया। ये सारी अगर किसी को रीड और एग्जीक्यूट होती है, रीड के लिए 4 हो गया और राइट के एग्जीक्यूट के लिए 1 हो गया। ठीक है, अगर रीड ओनली है तो 4 दे देंगे, राइट और एग्जीक्यूट है तो राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1, और अगर कुछ नहीं हो तो उसके लिए 0। ठीक है, अब जैसे इस वाली हमारी कंडीशन में थी हमारी 7, ठीक है, और ओनर के पास, और 4 इसका राइट का और 1 एग्जीक्यूट का, तो 5 आ गई हमारी ग्रुप के पास, और रीड के लिए मतलब अदर्स के लिए केवल 4। अब किसी को परमिशन दी कैसे जाती है तो वो वाला फंडा समझ लेते हैं। किसी को परमिशन देने के लिए सबसे पहली बात तो आपके पास परमिशन होना चाहिए। अगर आपके पास ही एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, आपके पास अगर राइट की परमिशन नहीं है तो आप परमिशन ही नहीं दे सकते। परमिशन देने के लिए आपको उसका ऑनर होना बहुत जरूरी है। ऑनर कैसे बदला जाता है वो भी देखेंगे। तो परमिशन के लिए सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए कि CH मोड का यूज़ किया जाता है, ये कमांड है इसको परमिशन देने के लिए, CH मोड, उसके बाद नंबर। अब चाहें तो आप CH मोड +X ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, पर ये मुझे थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है। तो अगर मुझे किसी को देना हो, अगर मुझे ओनर की 7 रखना हो मतलब सारी परमिशन, उसके बाद अगर मुझे ग्रुप को 5 देना हो मतलब कि हो गया उसका रीड और एग्जीक्यूट तो 5, और अदर्स को भी अगर मुझे ये देना हो तो ऐसे करके मैं परमिशन सेट कर सकता हूँ। तो मैं कमांड चलाऊँगा CH मोड 755, उसके बाद उस फाइल का या उस डायरेक्टरी का जो भी मैं नाम दूँगा, जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें करके ऐसे हम कुछ यूज़ कर सकते हैं। के बाद जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ls-l से हम चेक कर सकते हैं फाइल्स वगैरह की परमिशन क्या है। तो ls-l और जिस भी पाथ का मतलब जिस भी फाइल का हमें परमिशन वगैरह चेक करनी हो कुछ वो ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये ना कुछ ऐसे बताएगा, जैसे मान लो ls-l किया, उसमें एक script.sh नाम की कोई स्क्रिप्ट थी वो थी, तो ये कुछ ऐसे स्टार्ट करेगा, -r इंडिकेट करेगा कि ये नॉर्मल रेगुलर फाइल है। उसके बाद ये सारी परमिशंस उस यूजर और ग्रुप के बारे में बताएगा, ये कब क्रिएट की थी, ये सारी चीज़ें बताएगा। अब हमें अगर परमिशन बदलना तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था CH मोड 755 जो परमिशन हमें सेट करना है, उसके बाद फाइल का सिंपल और कुछ नहीं, चाहे वो .txt हो .sh हो कुछ भी, ऐसे करके हम परमिशन उसमें बदल सकते हैं, दे सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट था जो लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा मिस कर दिया था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आज की वीडियो में ये कवर कर लेता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे, जो भी हम आज की वीडियो में देखेंगे कि एडिटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो चलो अब जल्दी से वो वाली सारी चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप तब तक हमारा ये रूम भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ओके, इसको करते हैं बंद। हाँ, अब जैसे हमने कल देखा था कि हमें कोई फाइल वगैरह बनाना हो तो उसके लिए हम टच यूज, चलो मैं टर्मिनल खोल लेता हूँ।
अभी तक हमने जैसे कल की वीडियो में देखा था कि अगर हमें कोई फाइल वगैरह बनाना हो तो उसके लिए हम टच का यूज़ कर सकते हैं, टच file.txt। ठीक है, अब इस फाइल में मुझे कुछ ऐड करना हो तो उस कंडीशन में हम इको का यूज़ करेंगे, इको, और ये ऑपरेटर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ये लेस देन, जो हाँ ग्रेटर देन। उसके बाद मुझे इसमें हेलो डालना। चलो उससे पहले मैं देख लेता हूँ इसमें है क्या, आपको दिखाने के लिए कि file.txt में अगर हम अभी कैट करें तो ये खाली बता रहा है, और वहीं अगर इस वाली अगर मैं अब इसको इसमें कुछ ऐड करना हो तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा इको hello.txt, और ये वाले ऑपरेटर भी समझाता हूँ मैं आपको कैसे काम करता है। ठीक है, इसने इको वाली फाइल में hello.txt सेव कर दिया। अगर हमें देखना हो file.txt तो उसमें जाके अगर हम इसको इको करेंगे तो इसने नहीं किया, क्यों नहीं किया वो देख लेते हैं। अच्छा, अरे वो मैं कमांड गलत यूज़ कर रहा था, मतलब कमांड तो वही रहेगी इको, बट वो गलत यूज़ कर रहा था। मैं उसको ये तो बता रहा था hello.txt में डालो, पर क्या डालो कुछ नहीं। तो अगर मैं इसके लिए कमांड होगी हेलो, एक सेकेंड, इको हाई, और इसको डाल दो तुम हेलो, तो क्या फाइल बनाई थी file.txt। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये हाई जो मैंने लिखा था ये file.txt में डाल देगा। हमें देखना हो तो हम क्रिएट करके देख सकते हैं। अब हमें और कुछ डालना हो तो हम उसके लिए मान लीजिए अगर मुझे हाई के बाद हेलो डालना हो तो उस कंडीशन में सेम कमांड, बस हम जो भी होगा बदल देंगे। पर अगर अब हम इसको इको करें तो ये बता रहा है इसने केवल हेलो डाला है, हाई कहाँ गया हमारा। अब अगर हमें देखें कि हाई कहाँ गया, ये जानने से पहले हम समझ लेते हैं कि हमने कमांड में किया क्या। हमने इस कमांड में ये किया कि इको करो हाई को इस वाली फाइल के अंदर, पर हमने साथ में इस ऑपरेटर से ये भी बताया कि जो भी हो फाइल के अंदर वो सारा का सारा रिप्लेस भी कर दो। तो इसने क्या किया, वही किया, हेलो मतलब file.txt के अंदर हाई डाल दिया, और इस वाली कंडीशन में हमने बोला था हेलो एल जो कि टाइप था, तो file.txt में वो डाल दो, बाकी सारा का सारा जो भी है हटा दो या रिप्लेस कर दो या डिलीट कर दो जो भी। तो उसने वही किया। अब अगर हम चाहते हो कि नहीं भाई हमें ये भी चाहिए, हेलो भी चाहिए जैसे, उसके बाद हाई भी चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में कुछ नहीं, उस कंडीशन में कुछ नहीं, जो हमने ग्रेटर देन का साइन 1 लगाया था वो हम डबल करते हैं, और सेम सब कुछ। अब हम अगर इसको txt को करते हैं इको या के, तो ये हमें बता देगा हमने हेलो भी किया है। तो अभी तक हम ऐसे कुछ फाइल्स में कुछ अगर डालना हो तो कुछ ऐसे डाल सकते थे। अब दिक्कत ये आती है कि जैसे कुछ कंडीशन में, जैसे मान लो कि मुझे 50 लाइन ऑफ कोड ऐड करना हो या 50 लाइन ऑफ कोड को एडिट करना हो, उस कंडीशन में ये इको तो खेल नहीं सकते। उस कंडीशन में आते हैं हमारे टेक्स्ट एडिटर, बढ़िया चीज़ है। तो सबसे पहले हमारा टेक्स्ट एडिटर आता है नैनो, जैसे इस वाली कंडीशन में देखना तो नैनो का यूज़ करके हम इसकी फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे मैंने मानो इसमें किया नैनो, सबसे पहले इसको बेसिकली हमें ओपन करना होगा, नैनो file.txt ओपन किया, इसने सब कुछ खोल दिया। अब मुझे यहाँ पे कुछ भी सेव करना हो, हाई के बाद करना हो, लो कर दिया मैंने टाइप। अब इसको मुझे सेव करना है, क्लोज करना है। अब इसको क्लोज करने के लिए जैसे ये बटन बता भी रहा है, हमें डाउन एग्जिट करना होगा इससे पहले, तो उसके लिए हम करेंगे Ctrl+X, और उसके बाद पूछ रहा है क्या तुम्हें मॉडिफाई करना चाहते हो, ये सुनो, तो यहाँ पे लिख देंगे केवल वाई और फाइल नेम एंटर, बस और कुछ नहीं करना। अब हम इसको कैट करें दोबारा से, तो ये हमें वो तीनों चीज़ें बता देंगे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं नैनो में, तो नैनो file.txt जो भी मुझे एडिट करना है, जैसे ये हेलो के आगे एल लग गया था उसको हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे इसे सेव करना है, एग्जिट करने के लिए Ctrl+X, उसके बाद पूछेगा कि सेव करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा वाई और उसके बाद एंटर, बस। अब इसको हम कैट करें तो ये बता दें। तो ऐसे करके कुछ हम नैनो का यूज़ कर सकते हैं। अब नैनो सही था, अच्छा था, पर ये बिगिनर फ्रेंडली है, थोड़ा अच्छा है, बट अगर मुझे और अच्छा एडिटर की बात की जाए तो उस कंडीशन में हमारा बीम आता है। ये उससे थोड़ा ज़्यादा एडवांस है, क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको सबको जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके 3 बेसिकली एडवांस फीचर्स हैं, जो कि 3 मोड भी बोल सकते हैं। सबसे पहले आता है इंसर्ट मोड, उसके लिए हमें इंसर्ट मोड में जाना हो तो आई का यूज़ करेंगे, आई बटन का यूज़ करेंगे, आई की का यूज़ करेंगे मतलब। उसके बाद अगर नॉर्मल मोड में जाना हो तो एस्केप का, और अगर हमें किसी भी कमांड मोड में जाना हो, सेव करना, क्विट करना, तो उसके लिए आता है :WQ, मतलब ये W मतलब इसको राइट करो और Q मतलब क्विट करो, मतलब जो भी मैंने चेंजेस किए हैं उसको राइट करो और उसके बाद उसको एग्जिट करो। देख लेते हैं एक बार।
तो मैं यूज़ करता हूँ यही फाइल यूज़ करते हैं, file.txt। ठीक है, खुल गया। अब इसमें कुछ भी टाइप करूँगा, और सॉरी आई गलती से दब गया था। अगर मैं, चलो इसको एक सेकेंड, जैसे इसमें मैंने फाइल को मैंने ओपन किया, अब मैं इसमें कुछ भी टाइप कर रहा हूँ ना, जैसे कि मैं आपको दिखेगा नहीं, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये काम नहीं करेगा अनटिल अनलेस मैं इसमें इंसर्ट मोड में आ चला गया। अब मैंने गलती से आई बटन दबा दिया था। अब इंसर्ट मोड में जाने के लिए हमें केवल आई का प्रेस करना होगा, इंसर्ट मोड में चला जाएगा। ये जा चुका है, जैसे कि गलती से मैंने आई दबा दिया। इस कंडीशन में हम इसको कुछ भी सेव कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, सेम है। अब हमें इस पे से बाहर निकलना हो तो सबसे पहले हमें इंसर्ट मोड से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके लिए हम की का यूज़ करेंगे एस्केप। ठीक है, उसके बाद अगर हमें निकलना है, एग्जिट करना है, तो हम प्रेस करेंगे कॉलन और उसके बाद राइट क्लिक, मतलब कॉलन WQ और एग्जिट। बस ऐसे करके ये कुछ काम करता है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा सही है। ठीक है, तो ये दो सबसे ज़्यादा एडिटर्स है जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था। अब अगर मान लो कि मुझे अपने कंप्यूटर में, अपनी मशीन में कुछ डाउनलोड करना है, मान लो कोई स्क्रिप्ट है, जैसे इनक्रिप्टिकल.com पे मुझे कोई स्क्रिप्ट जो मैंने डाली हुई है, अगर आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छी स्क्रिप्ट है। उन स्क्रिप्ट के बारे में क्या है, कैसे काम करती है, वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। मान लो मुझे वो डाउनलोड करना हो, या मान लो मुझे गूगल से कुछ डाउनलोड करना हो कि कोई वॉलपेपर के लिए कुछ सेटअप करना हो, ऑल्दो हम जाके क्रोम वगैरह पे भी कर सकते हैं, पर अगर मुझे CLI में खेलना हो, मतलब मुझे टर्मिनल से करना हो, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए आता है सबसे बढ़िया डाउनलोडिंग फाइल्स के लिए wget। ठीक है, ये वो चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना, wget टाइप करना और उसके बाद कोई भी फाइल या कोई भी वो करना, उसका URL डालना है wget, उसके बाद फाइल, और वो आपको फाइल को जिस भी पाथ पे हो वहाँ पे डाउनलोड कर देगा। पाथ को अगर तो आपको चेक करना हो तो PWD चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये wget की मदद से कोई भी फाइल वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल, इमेजेस, कुछ भी। अब ठीक है, अब ये तो हो गया कि हमने फाइल को डाउनलोड कर लिया। अब मान लीजिए मेरे पास दो कंप्यूटर है, एक मेरा लोकल कंप्यूटर है, एक मेरा रिमोट कंप्यूटर है, या मेरी मतलब मान लीजिए एक मेरी वर्चुअल सेटअप है जैसे काली वगैरह का, या फिर एक मेरा विंडोज़ वगैरह का है, या कोई एक और वर्चुअल है। तो इन दोनों को अगर रिमोटली मुझे कुछ फाइल्स को ट्रांसफ़र करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आता है हमारा SCP। ठीक है, ये भी SS पे काम करता है, और SS है जो वो TLS का यूज़ करता है। अब TLS क्या है, कैसे यूज़ करता है, कैसे काम करता है, अगर उसी को देखना हो तो ये मैंने नेटवर्किंग वाले वीडियोज़ में अच्छे से देखा है। अभी जाओ पहले वो वीडियो देखो अगर आपको ये नहीं पता TLS क्या है, कैसे काम करता है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसका लिंक भी आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो चेकआउट करें, इसके बाद भी देख लेना चलेगा, बट वो नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़रूरी है क्लियर होना। तो SCP की वजह से हम मदद से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब SCP कमांड देख लेते हैं। तो बेसिकली उसके लिए होगा हमारा SCP, जो फाइल को हमें भेजना है। मान लीजिए कि मेरी एक फाइल है imported.txt की, उसको ट्रांसफ़र करना हो किसी सर्वर पे, तो उसी सर्वर पे अब जैसे इसके ये भी जैसे मैंने बताया SS का यूज़ करता है, तो SS के लिए भी हम क्या करते हैं कनेक्ट करने के लिए, तो उसकी कमांड होती है SSH, उसके बाद यूज़र का नाम, और उसके बाद जो भी रिमोट पे हम कनेक्ट करना चाहते हैं रिमोट सर्वर पे, उसका IP या होस्ट नेम जो भी है। सेम इस वाली कंडीशन में भी SCP वही यूज़ कर रहा है, तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, SCP जो फाइल को हमें ट्रांसफ़र करना है और कहाँ पे करना है। मान लीजिए कि मुझे एक इस वाले IP पे करना है और उसका यूज़र नेम ये है उबंटू। सो SCP फाइल नेम, यूज़र नेम, और जो कनेक्ट करने का हमारा फॉर्मूला है SS के लिए सेम, और उसके बाद कॉलन के बाद हमें पाथ देना होगा। तो इस कंडीशन में हमें पूरा पाथ देना होगा कि हमें /home उबंटू के अंदर ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करना है। तो कुछ ऐसे करके हम ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये तो ट्रांसफ़र कर लिया कि हमने लोकल से कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, पर ये वाइस वर्सा भी काम करता है। मान लीजिए कि एक रिमोट सर्वर पे कोई फाइल पड़ी। अब हमने ये तो देख लिया कि हमें लोकल से रिमोट पे कैसे भेजें, पर कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि रिमोट सर्वर पे कुछ फाइल पड़ी है, उसको हमें लोकल पे लेके आना, तो उस कंडीशन में भी हम SCP का यूज़ कर सकते हैं। सेम है सब कुछ, बस पाथ बदल जाता है और थोड़ा कमांड लिखने का तरीका बदल जाता है। तो अभी इस वाली कंडीशन में हम लिखा था SCP फाइल का नाम और कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो अगर हमें रिमोट से लोकल में लाना हो तो ये थोड़ी अपोजिट हो जाएगी। उसमें कंडीशन में हम लिखेंगे SCP और कहाँ से लेके आना है, ये वाले सर्वर से लेके आना है, और कहाँ पे, और उसका क्या नाम है। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जो documents.txt वाली फाइल है इस सर्वर से उठाओ, जिसका यूज़र नेम ये है, और मेरे वाले जो जहाँ पर मैं हूँ उस करंट प्रेजेंट डायरेक्टरी में notes.txt के नाम से सेव कर दो। तो ये documents.txt को वहाँ से उठाएगा और लोकल सर्वर पे notes.txt के नाम से सेव कर देगा। सिंपल। अब ये तो हो गया, पर कई बार क्या होता है दो मशीनों को अगर आपको आपस में कन्वर्ट करना हो, ये तब तक सही है अगर वहाँ पे कोई आपका सर्वर चल रहा हो। इस चीज़ के लिए HTTP का होना जरूरी है।
अगर आपका वो नहीं है तो क्या होता है कि सर्वर आप खुद से सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए Python 3 -m और सिंपल http.server अगर आप ये यूज़ करो, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। पता नहीं इसमें सेटअप है कि नहीं है, इसका थोड़ा सा वहीं पर सेटअप करना पड़ता है। चलो देख लेते हैं। ये चलना शुरू हो चुका है। तो अब हमारी ये वाली आईपी पे इस वाले प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ किसी भी दूसरे सर्वर से। तो उस कंडीशन में मुझे केवल wget यूज़ करना है, और जो भी http के साथ जाएगा, जैसे इस वाली का मेरा IP है 102.102.239, ये वाली IP बाद रिप्लेस हो जाएगी। उसके बाद ये 8000 पे चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो भी फाइल होगी, पर ये याद रखना कि ये केवल इसी कंडीशन में काम करेगा। तो जो अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रूट वाली डायरेक्टरी में चलाया है, तो रूट वाली डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी फोल्डर्स हैं, ये उसी को एक्सेस करेगा। अगर आप बोलो कि जैसे मान लीजिए कि मैंने रूट के अंदर एक हो गया, मान लो फोल्डर 1 हो गया, उसके अंदर से चला रखा, तो ये पीछे नहीं आएगा। मतलब फोल्डर 1 से हम रूट में वाली फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। पर हाँ, रूट के अंदर अगर जैसे फोल्डर 1 है, फोल्डर के अंदर एक और नया फोल्डर है फोल्डर 2, उसके अंदर एक और नया फोल्डर है फोल्डर 3, और हमें उसका पाथ पता है, तो हम चेक कर सकते हैं उस वाली फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम प्रोसेस क्या होती है, कैसे काम करते हैं। तो हमारे कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, जैसे वाईफाई चल रहा है हमारे कंप्यूटर में, जैसे वेब सर्वर चल रहा है, अपाचे सर्वर चल रहा है, ये सारी की सारी एक सिंगल प्रोसेसेस होती हैं कंप्यूटर के लिए। तो अगर हमें जानना हो तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे PS। तो ये हम बता देगा कि इस वाले सर्वर में या इस वाले जो भी मशीन है उसमें 2 वो चल रही है, बेस और PS। तो ये उनकी PID मतलब प्रोसेस ID है, ठीक है। और ये उनकी कमांड वगैरह है, मतलब नाम आ गया, जैसे Node.js के लिए Node.js आएगा, ऐसे सर्वर के लिए अलग अलग आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ देख सकते हैं। उसके अलावा पर एक चीज़ ये है कि अगर मैंने PS का यूज़ किया है, तो ये हमें करंट वर्क जो भी मेरा, जैसे इस वक्त मैंने ऑल्दो रूट से ही लॉगिन किया हुआ है, तो मुझे ये केवल और केवल रूट ने जो प्रोसेस चलाई है केवल वही दिखाएगा। अगर मुझे मशीन लेवल की देखना हो तो उसके लिए मैं कमांड यूज़ करूँगा PS, उसके साथ AUX का यूज़ कर लूँगा। तो ये मुझे सारी की सारी एक मशीन लेवल के कौन कौन सी फाइल्स चल रही हैं वो सारी की सारी बताना शुरू कर देगी, A to Z। जैसे ये देखो Python चल रहा है, हमें ये हमारा क्या कहते हैं यूज़र बिन के अंदर SS है, DNS है, ये सारी की सारी उनकी एक, और उन सबकी एक प्रोसेस ID भी है। अब ये काम कैसे करते हैं, मान लो कि अगर आप कोई प्रोसेस हो उसको किल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको प्रोसेस ID का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करके कुछ आपने प्रोसेस वगैरह ID का पता निकाल दिया, उसके बाद आप इसको किल करना हो तो इसको यूज़ करोगे आप किल, और उसके बाद प्रोसेस ID 7, जैसे अभी मैं इसको किल करूँ 7374, तो ऐसे करके कुछ इसको किल कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने कवर कर ही लिया था कि हम कैसे किल कर सकते हैं। तो अभी तक इस वीडियो में हम यही देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या होती है, कैसे काम करती है। बाकी इसको प्रोसेस के बारे में डिटेल में जाएंगे जब हम प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इनोमरेट करेंगे या प्रोसेस से रिलेटेड कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, तब इसका डिटेल में चले जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा अब सिस्टम को अगर आपको ऑटोमेट करना हो, मान लीजिए अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक टाइम पे, मान लो कि दिन में 3 बार या दिन में 3 बजे या दिन में इतने बजे इतने मिनट पे या वीक में एक दिन एक प्रोग्राम जो हेलो प्रिंट करता हो, समथिंग। एक एग्जाम्पल बहुत बेसिक समझ लेते हैं, आगे जाके समझेंगे कि ये कहाँ यूज़ होता है। तो सिस्टम में भी काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज होती है जो क्रोन की मदद से एक स्पेसिफिक टाइम पे या एक मल्टीपल इंटरवल पे चलती रहती है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि क्रोन नाम की कोई चीज़ होती है, वैसे इंटरवल पे चलती है, स्पेसिफिक टाइम पे चलती है। कहाँ पे यूज़ होगी, कैसे हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अगर हमें बेसिकली इनूमरेट करना हो कुछ, या मान लो कि एक लो लेवल से एक हायर लेवल के, मतलब मान लो कि नॉन रूट यूजर से रूट यूजर तक जाना हो, तो कई बार ये बहुत ज़रूरी होती है उस कंडीशन में। तो वो वाली चीज़ें भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। अब मान लो कि मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो, मान लो कि मुझे बर्प इंस्टॉल करना है या कुछ बर्प अपडेट करना है, तो या कोई अनइंस्टॉल करना है, वो कैसे करेंगे। तो जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर रेडी होता है तो एक डेवलपर क्या करता है, उसको APT रिपोजिटरी के लिए उसको वहाँ पे सबमिट कर देता है। तो APT ये वो सारी रिपोजिटरीज मैनेज करता है। तो अगर आप देखना चाहो तो कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम से इंस्टॉल्ड है, तो आप यहाँ पे ETC APT के अंदर जाके LS कर सकते हो। तो ये आपको सारी चीज़ें बता देगा। अब हमें मैनेज करना हो तो उस कंडीशन में, हम डाउनलोड करना हो तो उसके लिए मैंने बताया था wget की मदद से हम डाउनलोड कर सकते हैं, उस रिपोजिटरीज को बेसिकली ऐड कर सकते हैं नई वाली रिपोजिटरीज को। तो जैसे हमारी वो रिपोजिटरी ऐड हो जाएगी, तो जैसे कि इस कंडीशन में इन्होंने देखा है कि बेसिकली एप्ट की मदद से इन्होंने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है जो कि यूज़ होता है काफ़ी जगह, उसको इन्होंने ऐड किया है।
तो इन्होंने सबसे पहले WGET की मदद से उसको ऐड किया है, उसकी की को रिपोजिटरीज में। बेसिकली रिपोजिटरी को बता रहे हैं कि ये वाली रिपोजिटरी को, APT को बता रहे हैं कि ये वाली रिपोजिटरी को ऐड कर लो। तो कल को अगर मैं बोलूँ कि मुझे इंस्टॉल करना है तो बता देना कि ये ऐसे होता है या ऐसे तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। उसके बाद हाँ ये हो जाएगा। उसके बाद हमें सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा। तो सिस्टम को अपडेट करने के लिए हम APT अपडेट का यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ नहीं, APT की मदद से हम उस वाले टेक्स्ट एडिट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होगी APT इंस्टॉल सबलाइम टेक्स्ट। तो ऐसे करके वो सारी रिपोजिटरी से उठाएगा और उसको इंस्टॉल कर। और अगर हमें वाइस वर्सा करना, मतलब कोई सॉफ्टवेयर को रिमूव करना हो तो APT रिमूव की मदद से हम रिमूव कर सकते हैं बहुत ईजिली उस वाले सॉफ्टवेयर को या उस वाले प्रोग्राम को। अब हमने जैसे पहले भी कवर किया था कि एक सब वन ऑफ द मेन डायरेक्टरी होती है लॉग की। तो जो जितनी भी अपाचे वगैरह के जितने प्रोग्राम वगैरह के लॉग्स हैं वो वहीं पे सेव होते हैं। तो एक बार उसको दोबारा से देख लेते हैं। जैसे अपाचे से वेब सर्वर हो गया या और भी कोई सर्विस वगैरह चल रही हो, मॉनिटर वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। तो उसकी हमने उस दिन डिस्कस भी किया था कि इसकी लोकेशन होगी //log। इसके अंदर सारी अगर हम एलएस करेंगे तो ये सारी की सारी लॉग्स वगैरह जो है ये हमें बता देगा। तो अब जैसे मान लीजिए कि मुझे अपाचे के अंदर जाना है, तो अपाचे सर्वर इन केस अगर चल रहा हो तो अपाचे के अंदर जाकर वहाँ पे एलएस करूँगा कि मुझे सारी की सारी चीज़ें बता देगा। तो कई बार क्या होता है कि अपाचे की मतलब कोई मेरी सर्विस चल रही है पर चलते चलते अचानक से बंद हो गई, तो जो भी एरर्स वगैरह है सारे के सारे एरर्स हमें यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो उस कंडीशन में हम जाके एरर्स वगैरह देख सकते हैं और हमें पता चल जाएगा कि क्यों, किस वजह से प्रॉब्लम आई या क्या हुआ, और ये सारी की सारी चीज़ें हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जल्दी से क्विकली रिकेप कर लेते हैं कि हमने आज की वीडियो में क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले तो जो प्रोसेस वाला पार्ट रह गया था पार्ट 2 लाइनक्स फंडामेंटल पार्ट 2 में, वो कवर किया। उसके बाद हमने टेक्स्ट एडिटर देखे कि क्यों होते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे हम चीज़ों को और ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा हमने ऑपरेटर्स भी देखे, ग्रेटर देन ऑपरेटर और डबल ग्रेटर देन ऑपरेटर कैसे काम करता है, क्या डिफ्रेंशिएट होता है दोनों में। उसके अलावा अगर हमें इंटरनेट से कुछ डाउनलोड करना हो तो हमने देखा WGET की मदद से सिंपली कोई भी फाइल, कोई भी इमेज को हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मुझे अपने लोकल सर्वर से रिमोट सर्वर पे कुछ फाइल सिक्योरली ट्रांसफ़र करना हो तो SCP का यूज़ कर सकते हैं और वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा SCP बैकएंड में SH का यूज़ करता है और SH बैकएंड में TLS का यूज़ करता है। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख लें। उसके अलावा हमने लॉग्स वाला सिस्टम देखा कि लॉग्स वगैरह कैसे होते हैं, कैसे मैनेज की जाती है। क्रोन के बारे में देखा हमने, HTTP सर्वर के बारे में देखा हमने, और हाँ प्रोसेस के बारे में मैं बोल रहा था तो हमने प्रोसेस के बारे में भी देखा कि प्रोसेस क्या होती है, कैसे काम करती है, कोई प्रोसेस को मैनेज कैसे किया जाता है। अगर मान लो कि मुझे किसी प्रोसेस को किल करना हो तो वो सारी की सारी चीज़ें हमने आज वाले इस वीडियो में देखी। अब अगर वहीं हम हैकर टेकअवे की बात की जाए तो हमने आज वाले वीडियो में देखा कि कैसे हम क्रोन की मदद से कोई भी प्रोग्राम को स्पेसिफिकली एक टाइम इंटरवल पे चला सकते हैं। तो ये हैकर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कई बार क्या होता है कि कुछ नॉन रूट यूजर्स को ऐसी फाइल्स या ऐसी प्रोग्राम्स का एक्सेस होता है कि जो कि रूट लेवल पे चल रही होती है। तो उस वाली कंडीशन में एक नॉन रूट यूजर को रूट यूजर में कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी हो जाता है, और ये हम आने वाले टाइम में भी देखेंगे ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं, क्या होता है। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि लॉग्स वगैरह कहाँ पे स्टोर होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ देखा है। और डिफेंडर टेकअवे की बात की जाए तो लॉग बहुत क्रूशियल होते हैं। तो अगर आपके किसी भी सर्वर के या किसी भी सर्विस के अगर आपके लॉग्स आप पब्लिकली किसी को अवेलेबल है तो वो बहुत ईजिली उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि कई बार बहुत मतलब क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है जो लॉग्स में सेव होती है। तो हमें ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा कैसे हम लॉग्स को सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डे 16, और आज के डे 16 में हमने कवर किया था जैसे कि लाइनक्स फंडामेंटल पार्ट 3। तो इसी के साथ हमारा लाइनक्स का जो भी फंडामेंटल्स है वो अभी तक खत्म होते हैं। अब आने वाले वीडियोस में जब मुझे लगेगा कि हमें थोड़ा सा और डीप डाइव करना चाहिए लाइनक्स को लेके लाइनक्स के प्रोसेस और भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो हमें और डीप डाउन देखना होगी, तो आने वाले टाइम पे हम इसको देखेंगे कैसे ये चीज़ें होती हैं, कैसे ये काम करती हैं। पर अभी तक आपको अगर तीनों पार्ट देखना जरूरी है, अगर तीनों पार्ट नहीं देखे तो जाओ तीनों पार्ट देखो। तो अब आपको करना इतना है, सिंपल सी बात है कि सब्सक्राइब करना है इनक्रिप्टिकल के चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना, और इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, इन सब पे आपको फॉलो भी करना है ताकि आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है आपको रेगुलरली मिलती जाए। और आप भी मेरी जो ये 100 डेज़ की जर्नी है, सो बेसिकली मेरी नहीं है, आपकी और हम सबकी मिलके एक ये 100 डेज़ की जर्नी है, जहाँ पे हम यूट्यूब चैनल को तो जीरो से लेके मोनेटाइजेशन तक लेके ही जाएंगे। साथ साथ में हम किसी नॉन साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल जिसको साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखना है, जिसको एथिकल हैकिंग सीखनी है, उसको भी हम जीरो से लेकर एडवांस तक लेके जाएंगे। और हाँ, अब बात की जाए डे 17 में, तो डे 17 में हम लाइनक्स के कुछ सेल्स होते हैं वो देखेंगे, उसकी स्क्रिप्ट वगैरह होती है, कैसे हम स्क्रिप्ट्स वगैरह बना सकते हैं, कैसे हम अपनी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हैं, ये सारी की सारी हम डे 17 में कवर करेंगे। तो ध्यान रखिए, मिलते हैं डे 17 में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।